is a final countdown to the world's biggest election, Mike, and we've been tracking the polls. बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। राहुल गांधी रायबरेली से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। Everyone else is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. में नरेंद्र मोदी का भारतीय सिविक का काम चकनाचूर। भारत के इंतखाबी नताइज में हुक्मरां बीजेपी को जोर का झटका। इंतखाबी नताइज सामने आते ही भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश। More than 900 points. 20 lakh crores of investors' wealth is what we could say has been eroded through. Stocks in India wiping out a massive rally. News today. Let's get to Seema Modi here. Again, this is a big surprise. Everyone was expecting a landslide victory. It broke down. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं। कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये कोई नहीं जानता। पिछले 1-2 महीने में रिलीज किए गए ये वीडियोस इतिहास के पन्नों में हमेशा एक सबूत बनकर रहेंगे। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 70 मिलियन यूनिक व्यूअर्स पिछले 90 दिन में सिर्फ यूट्यूब पर ही। इसके मायने समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 7% एलिजिबल वोटर्स को हमने सिर्फ इस एक यूट्यूब चैनल के जरिए ही रीच आउट कर लिया। मुबारक हो दोस्तों, हम कामयाब हुए। जी हाँ दोस्तों, यही वो मैसेज था व्हाट्सएप का जो उस दिन 4 जून के शाम को बार बार मेरे अलग अलग ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया जा रहा था। और इस मैसेज के साथ में था एक वीडियो का लिंक, और ये वीडियो था एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी का। मैं इससे पहले इसके 2-4 वीडियो देख चुका था, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर मैंने देखा कि इस वीडियो का टाइटल था रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस वीडियो के शुरुआत के चंद मिनटों में ही पता चल गया कि ये आदमी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करने की साजिश कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। लेकिन फिर भी दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले इसके 1-2 वीडियो देखे हुए थे, तो मेरे जहन में एक इंप्रेशन था कि ये आदमी बड़ा ही लॉजिकल और रीजनिंग पे बात करता है, तो इस वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे मैं इस वीडियो के बीच में पहुंचा, इतना सारा झूठ का पुलिंदा बांधे बांधे आदमी मोदी के ऊपर न जाने कैसे कैसे आरोप लगाया जा रहा था, और ये सब प्रूफ करने के चक्कर में इसने गलती कर दी दोस्तों। जैसे ही इसके वीडियो में बुद्ध भगवान का जिक्र हुआ, मैं वहां पर थोड़ा चौकन्ना हुआ। और दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है कि इसने बुद्ध भगवान को भी अपने प्रोपेगेंडा में यूज करने से पहले सोचा नहीं, इसे कोई शर्म नहीं आई, और इसने बुद्ध भगवान का नाम लेकर इतना बड़ा झूठ बोल दिया। दोस्तों, ये कहता है, क्या कहता है आप सुनिए। जब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहली बात उन्होंने अपने शिष्यों से ये कही, मैं यशोधरा के पास जाना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं। ये सुनकर आनंद व्याकुल हो गए, बोले कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ इस देश में बोलकर कोई आसानी से निकल जाता है, इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाता है, करोड़ों की कमाई करता है, लग्जरी की लाइफ जीता है, और हम में से एक आदमी खड़ा होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं चाहता। शर्म की बात है दोस्तों। मैं खुद, क्योंकि बुद्ध भगवान की फिलॉसफी को बड़े नज़दीक से फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अनेक जाति संसारम संदेविषम अनिबसम गह कारक है संतो दुखम जाति पुनः पुनम गह कारक दिठोसी पुनः गह न कहसी सब्बिते फासका भग्गे तन्हा खै न मज्जता। यानी इसमें बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि मैंने न जाने कितने असंख्य जन्म लिए हैं, असंख्य बार आया गया इस संसार की साइकिल्स में, और मैंने एक ही बात समझी है कि ये दुनिया सिर्फ दुख है। और दोस्तों, ये आदमी कहता है कि इन्हें अपनी बीवी से मिलना था। दूसरी बात, ये कहता है कि आनंद ने इन्हें रोका कि प्रभु रुकिए, क्या अनर्थ कर रहे हो, कैसा एग्जाम्पल सेट करोगे। ये सुनकर आनंद व्याकुल हो गए, बोले कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जिस वक्त बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जंगल में अकेले थे। उनके जो सारे साथी थे, उनके साथ उनके 5 भिक्षु थे, वो उन्हें छोड़ के चले जा चुके थे। वो अकेले बैठ के 6 साल तक तपस्या के बाद उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया। आनंद उनका कज़न था, उनका अनुयायी भी हुआ, लेकिन काफ़ी सालों बाद। तो दोस्तों, जब ये आदमी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ही तोड़ मोड़ के आपके सामने पेश कर रहा है, वो भी बुद्ध भगवान जैसे महान विचारक के लिए ऐसा कह रहा है, तो दोस्तों फिर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और ये देश क्या है, आप क्या हैं, ये हम सबको बेवकूफ़ समझता है दोस्तों। बुद्ध भगवान की बात नहीं है दोस्तों। देखिए, ये और उसके दोस्त कभी ये टीका लगा करके
हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। देखिए ऐसे जो बहुत ही ऊंचा पीक आप पोल्यूशन लेवल्स में देखते हैं, इतना साल के किसी भी और दिन नहीं आता है, किसी भी और टाइप की पोल्यूशन से नहीं आता है जितना दिवाली की पोल्यूशन से पोल्यूशन होता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर बिगॉट भगत जी? अरे बाबा रे, इतनी सब कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जा रहे हैं? अरे तब पटाखे थे ना थे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब तो है ना, तो पटाखे तो फटेंगे। और ये बात बताइए, उस समय तो हमें ये भी नहीं मालूम था पुराने जमाने में कि भाई हिंदू बीफ खाता था या नहीं खाता था, शायद खाता भी था, लेकिन अब तो नहीं खाता है ना। तो अब की बात करो ना, और अब की सच्चाई यही है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड पोल्यूशन एंड साउंड। कभी ये मुसलमानों की दाढ़ी रख करके उनकी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप यहां की बात करिए, लाहौर में लाहौबत। अरे हमने जब बोल दिया है कि यहां ये चीजें गलत है तो गलत है, बात खत्म हो गई ना। आप चाहते हैं आप पे भी पत्थर फेंके? सुन्नत है दाढ़ी इस्लाम में। ये आदमी एक नकली दाढ़ी टोपी लगा करके इसने किसी कौम को, किसी धर्म को नहीं छोड़ा दोस्तों। बस उसी रात मैंने ठान लिया दोस्तों कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इस आदमी को रोका जा सके। और पिछले 10-15 दिनों में मैंने इसके YouTube की चैनल की शुरुआत से लेकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं सारे खंगाल डाले दोस्तों। इसके वीडियोस को देखते हुए मुझे एक बात तो पता चली कि ये आदमी फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बड़े बड़े टर्म्स फेंकता है, जिससे आम आदमी इससे इम्प्रेस होकर सोचता है कि ये बहुत ही ज्ञानी और ज़हीन आदमी है जो कि हमेशा लॉजिक की बात करता है। तो दोस्तों मैं इसको इसी की ज़बान में, इसी की भाषा में काउंटर इफेक्ट करूँगा और उसको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दोस्तों हर इंसान जो भी कुछ करता है, कहता है, उसके पीछे एक उसकी पर्सनल वजह होती। दोस्तों साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं मोटिवेशनल एट्रीब्यूशन। तो मैं यही जानना चाहता था कि इस आदमी की क्या वजह है जो ये हाथ धो करके बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, आप खुद देखिए इसके वीडियोस। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बंदा आता है यूट्यूब पर 2015 में इसका पहला वीडियो आता है, आप खुद देखिए। पानी से निकलता हुआ एक सितारा, ये वीडियो कहीं जर्मनी में शूट किया हुआ है। उसके बाद एक वीडियो है और तीसरा ही वीडियो 2017 में इसे ईवीएम की मशीनों में घपला होने की बड़ी चिंता हो रही है। इसने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लगाई है जो किसी इसके दोस्त ने ये क्लेम करता है कि बनाई है। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में हुए रिजल्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा इलेक्शन के, कैसे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक हिस्टोरिक जीत मिली है। उन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स जीत ली हैं। इस रिजल्ट के बाद से काफी सारे लोगों ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने ईवीएम फ्रॉड का इशू उठाया है। It could also change votes while the machines are stored between the election and the public counting session. To prove this, we built a small vote stealing tool, Curly, and it rewrites the votes. This attack leaves no traces and makes sure our favorite candidate wins. उसके बाद 2017 में ही ये बीजेपी के प्रोपेगेंडा के बारे में कुछ बात कर रहा है। ये देखिए दोस्तों। स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पर। कुछ एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रोपोगेंडा एंड लाइज एक्सपोज्ड ऑफ बीजेपी आईटी सेल। पता नहीं वीर सावरकर को इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं बीजेपी वाले। वीर सावरकर को बताया गया कि वो ओनली ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे, उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। वीर सावरकर की यहाँ पे ये बताना भूल गए वो कि पहली बात तो वो एथिस्ट थे, दूसरी बात उन्होंने ढेर सारी मर्सी पेटिशंस लिखी थी ब्रिटिशर्स को कि उनको जेल से छुड़ा लो। उसके बाद 2018, अब देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इंटरव्यू के लिए, बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट विनोद दुआ जी। इतने बड़े पत्रकार विनोद दुआ साहब, जी हाँ, महरूम विनोद दुआ साहब के साथ बैठा है और किस बात का रो रहा है देखिए। अच्छा, जो अच्छे दिन आने वाला, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ। तो इमरजेंसी के दौरान ये नारा होता था, बसों पे लिखा होता था, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, सुनिए जरा इनकी बातें कि इनका रोना क्या है। आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस रहा है, आप इंदिरा गांधी के टाइम पे भी थे, तो उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उससे भी बेकार हालत है इस टाइम पे या? मुझे तो वैसी हालत लगती है, सन 77 वाली हालत लगती है, सन 76-77 वाली, बल्कि उससे ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही खराब। रिलीजन क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस टाइम पे शायद नहीं था, मुझे लगता है उस टाइम। इस टाइम रिलीजन का भी एक नया एंगल आ गया। बिल्कुल। इसके बाद अगला वीडियो देखिए। ये एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठा है रवीश कुमार के साथ, हमारे आपके, जी हाँ, प्यारे रवीश कुमार जी, जिनकी
जिनकी पहचान पूरे देश में है और उनका प्रोपेगेंडा क्या है सबको पता है। तो देखिए कहाँ बैठा है एनडीटीवी के रूप में। ध्रुव राठी इनका नाम है, नौजवान है। यूट्यूब पर ध्रुव राठी ने अपना एक चैनल बनाया है जिसे 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। जिस तरह से अहमदाबाद में बैठकर प्रतीक सिन्हा और उनकी टीम ऑल्ट न्यूज के जरिए झूठ को एक्सपोज करती रहती है, वही काम ध्रुव राठी यूरोप के किसी मुल्क से, किसी जगह से ये काम कर रहे हैं। कोई हिम्मत ही नहीं रखता। मतलब प्रधानमंत्री इतनी बारी झूठ बोलते हैं कि मैं गिन गिन के थक जाऊंगा। अब दोस्तों 2 मिनट के लिए रुकिए ज़रा। आपको पूरे देश को पता है कि एनडीटीवी अब से नहीं, जब से मोदी मुख्यमंत्री बने थे तब से उनके पीछे हाथ धोके पड़ा है और ये है इनका फैमिली ट्री। ये देखिए एनडीटीवी के संस्थापक मिस्टर प्रणव राय, ये विनोद दुआ साहब, ये है रवीश कुमार साहब और ये हैं हमारे ध्रुव तारे। दोस्तों ये ध्रुव तारे कोई आम यूट्यूबर नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। ये इस सोच का एक नया फेस है जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को उकसाने के लिए बनाया गया है। इन सब का प्रोपेगेंडा एक ही है, किसी भी तरह से इंडिया में अंग्रेजी मानसिकता को न तोड़ा जा सके। एक तरह से हम जरिया बन जाते हैं उनकी आवाज़ का, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और एक्चुअली मैं क्राउड फंडिंग से अपनी डोनेशंस लेता हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत 400-500 लोग जुड़े हुए हैं पेट्रियन पे। patreon.com एक यूएस की क्राउड फंडिंग वेबसाइट है वहाँ पर। हाँ, तो वो लोग ज्यादातर भारतीय हैं या ये आपको पता नहीं है कौन है इसमें? नहीं पता है, ये कुछ भारतीय हैं और कुछ एनआरआईज भी हैं उनमें से। अच्छा, हाँ। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं ये समझ के कि एक सही मीडिया होना चाहिए या सही अकाउंटेबिलिटी वाला बोलना चाहिए। एग्जैक्टली। 2019 आज से 6 साल 5 साल पहले ये बीबीसी के लिए इसने डॉक्यूमेंट्रीज की है। 2 डॉक्यूमेंट्री इसने बीबीसी के लिए की है और एक वीडियो में बीबीसी ने इसका इंटरव्यू लिया। ज़्यादा हो गए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और आप इंडिया में रहते कि नहीं रहते? मैं इंडिया में नहीं रहता। अब तक जो तथ्य मैंने आपके सामने पेश किए हैं उन सबको देख करके एक बात तो अब तक आपके सामने आ गई होगी कि ये आदमी कोई आम यूट्यूबर नहीं है। ये आदमी एक ट्रेंड जर्नलिस्ट है जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके कुछ आका हैं। दोस्तों आप बताइए, यूट्यूब की शुरुआत करते ही बीबीसी पे इसके इंटरव्यू होते हैं, ये बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। क्या ये आम यूट्यूबर है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये आम यूट्यूबर है? क्या आप में से कितने लोगों को ऐसा चांस मिला है कि अपने पहले और दूसरे यूट्यूब वीडियो को बनाते ही आपके पास बीबीसी के लिए काम करने का ऑफर आ जाए? दोस्तों मैंने चेक किया है बीबीसी पर, बहुत बड़ी क्राइटेरिया है बीबीसी पर अपना शो प्रेजेंट करने की। आप देखिए किस तरह बीबीसी के लिए माइक पकड़ के खड़ा है और ये आज से 6-7 साल पुराना वीडियो है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेन वीडियो है इसका 2019 के इलेक्शन से पहले, ये बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंपेयर कर रहा है। दोस्तों आप इसकी टोन सुनिए। 2019 का ये वीडियो ये कहता है अभी तो इंडिया की इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन है और ये जो मोदी की जो बीजेपी कह रही है कि हम इसे 2025 तक 5 ट्रिलियन करेंगे, इम्पॉसिबल। ये कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कुछ ऐसे वादे दोस्तों जो मेरी राय में डेफिनेटली जुमला निकलेंगे, मेरी राय में बहुत ही अनरियलिस्टिक है दोस्तों। 2025 तक ये कहते हैं कि इंडिया को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अभी इंडिया एज ऑफ नाउ $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब मैंने यहां पर कैलकुलेशन करके देखी दोस्तों, इंडिया को अगले 6 साल में वहां तक पहुंचने के लिए हर साल 10% से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए होगा। अब ये एक ऐसी चीज है जो आज तक कोई सरकार अचीव नहीं कर पाई है। 5 साल लगातार 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन रहे, और स्पेशली ये सरकार तो बिल्कुल नहीं। 5 ट्रिलियन 2025 तक पहुंचना था। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। दोस्तों आज हम 2024 में हैं, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी 4.11 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। बीच में कोविड ना आता तो शायद हम और आगे होते, और अभी 1 साल पड़ा है क्योंकि मार्च 2025 तकरीबन यहाँ से 11 महीने की दूरी, 10-11 महीने दूर होगा। तो क्या हम 4.5 ट्रिलियन नहीं हो सकते? 5 ट्रिलियन भी हो जाते अगर बीच में कोविड ना होता। उसके बाद इंफ्रा स्पेंडिंग देखिए क्या कह रहा है, इतना बड़ा फिगर। और ये कहते हैं दोस्तों कि 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ये 2024 तक ले आएंगे। अब ये इतना बड़ा नंबर, इसका क्या सर पैर है?
कहां से ये नंबर निकाल के लाए? मेरे को तो लगता है जो आदमी मैनिफेस्टो लिख रहा था इनका, उसी ने ये नंबर सोच के लिख दिया कि कुछ बड़ा लिखना था तो ये नंबर लिख दिया यहाँ पे। 100 लाख करोड़ का फिगर था और 70 लाख करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट ने खर्च कर चुकी है 2024 तक इंफ्रा के पीछे। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी स्पेंडिंग इस गवर्नमेंट ने इंफ्रा में की है, लेकिन इस आदमी को ये बात पसंद नहीं है। दोस्तों, ये कहता है कि इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की नहीं बन सकती, ये कहता है इलेक्ट्रिफिकेशन 100% घरों में नहीं हो सकता, ये कहता है कि इंफ्रा स्पेंडिंग नहीं हो सकती। ऐसी बहुत सारी बातें 2019 में इसको शक था कि हाँ ये तो एक शगुफा है। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? धारा 370 राम मंदिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, होना होता तो पहले ही कर देते। इस नेगेटिव इंसान को देखिए दोस्तों, आज 2024 है, राम मंदिर भी बना, 370 भी हटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगा। दोस्तों, ये आदमी एक साधारण युवा का मोक्टा पहन करके यूट्यूब पे आता है और इसका मोडस ऑपरेंडी देखिए। पहले ये बड़े ही लॉजिकल और रीजनिंग वाले वीडियो बनाता है। ये अपने वीडियोस के अंदर बड़े बड़े फिलॉसफी और साइकोलॉजी के टर्म्स यूज करता है, फैलेसीज बताता है, बायसेस बताता है। ये ऐसे विषय उठाता है जो बच्चों को और युवाओं को ज़्यादा प्रेरित करें, जो कि नेक्स्ट वोटर होंगे हमारे देश में। और जब ये इनके दिमाग में घुस जाता है अपनी लॉजिकल बातों से, तब कई सारे ग्राउंड इंटरव्यूज में मैंने लोगों के मुंह से अपना नाम सुना। ये देखकर खुशी हुई कि बच्चे भी सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहे थे। यूट्यूब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा ध्रुव राठी के वीडियोस देखकर पता चला। आपने कहा ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता है? जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जब आम पब्लिक को, युवाओं को, बच्चों को ये यकीन हो जाता है कि ये आदमी बड़ा लॉजिकल है, निष्पक्ष है, उसके बाद ये अपने प्रोपोगंडा लेके आता है और अपने झूठ बोलने के शातिराना अंदाज में जिस तरह डुबा कर ये झूठ को सच में दिखाने की कोशिश करता है, अपने साउंड इफेक्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की और एडिटिंग की वजह से पूरा देश इसको देखकर बहक जाता है। तो व्हाट्सएप का ये माफिया यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करता है, प्रेफरेबली अपर कास्ट हिंदू लोग। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो, हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे। हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2, विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। अगर आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। अब सुनिए इसकी बात। ये इसका वीडियो है इलेक्शन से एक दिन पहले का। ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एजुकेशन वीडियो बनाने पर ही ध्यान देना चाहता हूँ, यही मेरा फील्ड है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में आके कमेंट्री अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी, लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूँ, वही बनाने में मजा आता है और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो पहला डिक्टेटरशिप वाला वीडियो बनाया, इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। मैंने और दोस्तों मैंने आपको दिखाया है, स्क्रॉल करके आप जाके देखिए इसके चैनल को, कि अपने चैनल की शुरुआत से ही इसका सिर्फ एक ही मकसद है। आप इसके सारे वीडियोस देखिए, कहीं पर ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तारीफ करता है। कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा प्रोफेशनल है, कांग्रेस का विजन यहाँ पर ज्यादा क्लियर है। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि ये कांग्रेस की तारीफ करता है, मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं है कि ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है या किसी एक आइडियोलॉजी पे चलता है। डेमोक्रेसी है, इसका भी उतना ही हक है जितना मेरा है, आपका है। शिकायत इतनी है कि ये मोक्टा हटाओ, ये भोला वाला यूट्यूबर का मोक्टा हटाओ। शिकायत ये नहीं है कि करोड़ों कमाता है, मैं चाहता हूँ कि और भी कमाए। शिकायत ये है कि ये आपको मेरे को बेवकूफ़ समझता है। हम 150 करोड़ लोग हैं ना,
दोस्तों पूरी दुनिया में इतनी बड़ी जनसंख्या कहीं नहीं है अपने फॉलोअर बनाने की। ये आता है आपको, मेरे को, आम जनता को, जिसके पास इतना समय नहीं है कि जाके फैक्ट चेक करे। हम लोगों ने तो इसको दे रखा था फैक्ट चेक करने का जिम्मा। फिर हमारे दिल में बैठ करके, हमारे इमोशंस में बैठ करके, हमारे दिमाग कंट्रोल करके ये अपने प्रोपेगेंडा चलाएगा। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं, पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? ये कहता है कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि मुझे चिंता हुई कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि पापा आप क्या कर रहे थे जब देश बर्बाद हो रहा था। तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और मैं क्या कहूंगा? और इसने बीजेपी के खिलाफ अपना पहला वीडियो बनाया सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले। लेकिन सच्चाई आप देख चुके हैं, खुद जाकर के इसके चैनल में देखिए कि इसके करियर की शुरुआत और इसके करियर की बुनियाद ही बीजेपी के खिलाफ बातें करके हुई है। मैंने इसके एक एक वीडियो को अपने इस वीडियो के अंदर प्रूफ की तरह उसकी क्लिपिंग्स दी है। दोस्तों आप सब फ्री हैं, जाइए इसके चैनल को देखिए। आधा घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी चाहता क्या है दोस्तों, कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है। दोस्तों इनका मकसद ये है, आपको पता है दोस्तों, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और हमने एक डेमोक्रेसी की राह पर चलना शुरू किया था, दुनिया के सारी बड़ी शक्तियां उन्होंने एक ही बात कही थी कि इंडिया विल नॉट सक्सीड एज ए डेमोक्रेसी। और आज आज़ादी के इतने सालों बाद जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और जब हम कुछ ही सालों में दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो ये बात इनको बिल्कुल नहीं सुहाती। कैसे सुहाएगी? कैसे एक गवर्नमेंट को ये लोग छोड़ देंगे जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए बिना करप्शन के? इनका एजेंडा है कि हिंदुस्तान पीछे ही रहे, हम लोग पड़े रहें वहीं पर, हिंदू मुस्लिम सिख जाट ईसाई करते हम मरते रहें। यही इनका एजेंडा है, क्योंकि यही तो हम करते आए हैं ना दोस्तों। बस इन्होंने चेहरा बदला है। आप देखिए ये इन्हीं का एक चेहरा है, इसी फिलोसफी का, इसी सोच का ये नया चेहरा है जिसे बनाया गया है युवाओं को बहकाने के लिए, पगलाने के लिए। सुनिए अपने मैसेज में इसने क्या कहा है, सुनिए किस तरह से ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में झूठ फैलाना चाहते हैं। सुनिए ये कहता है कि हम लोगों ने इतने % वोटर्स को प्रभावित किया है, झूठ बोल के। इसलिए सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि जब भी मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूं आपको वो मैसेज मिल जाए। स्टेप 2, हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। इनके मेरा अंदाजा है कि कम से कम हम करीबन 20 से 25% वोटर्स तक तो जरूर पहुंचे होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब 2024 का इलेक्शन आने लगता है तो उससे मात्र 2-3 महीने पहले एक वीडियो आता है और वो वीडियो इस बार डायरेक्ट अटैक मोदी पर, क्योंकि बाकी सब तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्रिटिसाइज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे ना कोई करप्शन है ना घोटाला है, अरे एक बम धमाका नहीं हुआ, याद नहीं है दोस्तों आपको? भूल गए वो गूंजे? कभी ताजमहल होटल में, कभी ट्रेनों में, भूल गए आप सब लोग और इसके वीडियो में बहक गए। खैर ये आता है और सीधा मोदी पर अटैक। इसको तो इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मोदी ने अपनी फैमिली क्यों छोड़ी देश की सेवा के लिए, देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। कोई सेंस है इस बात का? ऐसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। उसके बाद दोस्तों अलग अलग वीडियो आते हैं। अगला वीडियो हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं को ये याद दिलाने के लिए, अरे तुम कहां आगे चल रहे हो भाई, किस गर्व में नाच रहे हो, रुको, मंदिर ही तो मिला है, क्या है, अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहे हो, हट। हो तो वही कायर कौम
ये बताते हैं तुमको सबकॉन्शियसली कि जब हिंदुओं को प्राउड हो जाता है, ये हो जाता है। अरे क्यों नहीं होना चाहिए पे पूछता हूँ प्राउड हमको। हर किसी को ये हक है कि वो अपनी जात पर, अपनी जबान पर, अपने इतिहास पर नाज करे। इनको इससे भी प्रॉब्लम है दोस्तों। सुनिए इसके एजेंडा को, इसीलिए मुझे गुस्सा है। आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आपको अपनी नस्ल पर गर्व होना चाहिए। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे। उसके बाद दोस्तों इसके दूसरे दोस्त आते हैं और वो देश को याद दिलाते हैं कि इंडिया, भारत वो क्या होता है। तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम मद्रासी हो, तुम मलवारी हो। उससे भी बात नहीं बनती ना दोस्तों। फिर ये जाते हैं एक और कदम आगे कि हिंदू वो क्या होता है। क्या होता है हिंदू? हट, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाट हो, तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, तुम यादव हो, पता नहीं क्या क्या दोस्तों। और ठीक उसी वक्त इनके आका ग्राउंड पे फील्डिंग कर रहे होते हैं। नहीं तो आप बताइए दोस्तों कि इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के दौरान अखिलेश यादव जी की स्ट्रेटेजी को इस बार ये लोग ऐसे सराह रहे थे कि क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। मुस्लिम, यादव, पिछड़ों को एक साथ करके सारे उनके वोट बटोर लेंगे आज अखिलेश यादव जी। क्या देश में अब भी ऐसा चुनाव होना चाहिए? अब भी हमारे देश को ऐसी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है दोस्तों। 29 पार्टियां मिलकर के एक आदमी के खिलाफ लड़ रही हैं दोस्तों। अगर ये लोग मेजोरिटी में आ जाते ना तो आपका हाल अंग्रेजों से भी बुरा करते थे दोस्तों, क्योंकि उनमें कुछ तो शर्म थी। ये तो किसी के भी नहीं है। 29 प्रधानमंत्री का देश मिलता था आपको। वो तो कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिनकी आंखें अभी तक खुली हैं, जिनकी आंखों पे अभी तक पर्दा नहीं पड़ा है। बच गए आप लोग। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, ये लोग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हम उन्हें अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं? दोस्तों आज हम 2024 में बैठे हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। जब बीजेपी के बताए कामों में से 70-80% काम पूरे हुए हैं, तो इस आदमी का फर्ज नहीं बनता था, जिम्मेदारी नहीं थी कि आता और आकर के माफ़ी मांगता प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी मुझे आप पर, आपकी गवर्नमेंट पे शक था। अरे देश से माफ़ी मांगता। अब हम 5वीं तो पहुंच गए दोस्तों। जब हम अब तीसरे नंबर पे आके लगाए बैठे हैं कि हम लोग को तीसरे नंबर की जीडीपी बनना है, तो इसे आकर के हमें बधाई नहीं देनी चाहिए थी कि आपने वो करके दिखाया तो ये भी करोगे। नहीं दोस्तों, जब धारा 370 हटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हटा, राम मंदिर बना जिसका ऐसा शक था कि सब चुनावी वादे हैं, बुलबुले हैं, ये सब बातें पूरी हुई। यही नहीं दोस्तों, जब योगा को इंटरनेशनल डे बनाया गया, इतिहास में पहली बार अरब की धरती में जाकर के जिस प्रधानमंत्री ने अपने ताल्लुकात, अपनी दोस्ती, अपने भाईचारे की वजह से एक मंदिर के निर्माण की परिकल्पना को पूरा किया, उसे आकर के शुक्रिया नहीं करना चाहिए? आज 2024 में, 2014 से 2024 में जब ये देश आगे बढ़ने लगा, जब हमें अपने ऊपर फिर से गर्व होने लगा, हमारी रीढ़ की हड्डी फिर से मजबूत होने लगी, दुनिया भर में हमारा डंका बजने लगा, दुनिया भर के लीडर मोदी को वर्ल्ड लीडर कहने लगे। Welcome back. JP Morgan CEO JB Diamond has praised the Prime Minister for all of his achievements in India, saying that he's done an unbelievable job. So words of praise coming in from the CEO of JP Morgan. Let's just hear it from the man himself. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi है तो मुमकिन है. He's trying his best. I'm originally from Karachi. لكن بوجودك نحن اليوم أصبحت علاقتنا علاقة متينة، جسر اللي يمد بين بلدكم وبلدنا جسر قوي، وأيضا تعتمد على هذه العلاقة المميزة بين القيادة. Prime Minister Modi is the boss. फिर भी इनको शर्म नहीं है कि हम अब भी झूठ बोले जा रहे हैं। अरे ऐसा कैसा प्रोपोगंडा है यार। यहाँ तक कि ये दुनिया के मुस्लिम मुल्क हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपना दोस्त, अपना भाई कहते हैं। सऊदी अरेबिया अपना सबसे बड़ा निशान उनको देता है, फिर भी इनको प्रॉब्लम है। और दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इन्हें तो सबसे समस्या है। जो
जो अखबार, जो मीडिया इस गवर्नमेंट के काम आपको दिखाए, वो गोदी मीडिया। पत्रकार बिका हुआ पत्रकार, सिनेमा वाला बिका हुआ सिनेमा वाला जिसने अपनी कलम गिरवी रख दी, अपना हुनर गिरवी रख दिया। बिजनेसमैन चोर। अजीब बात है दोस्तों। अरे जब इस देश में बिजनेसमैन नहीं होंगे तो कौन लगाएगा फैक्ट्रियां? कैसे हटाओगे गरीबी? अरे थोड़ी सी अक्ल लगाओ यार, क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? ये लोग क्या रोना रोते हैं मालूम है कि कहीं पर पुलिस की नौकरी लगी, 5000 की वैकेंसी थी और 1 लाख लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दी। क्या ये पहली बार हुआ है क्या दोस्त? हर किसी की चाहत है कि मैं गवर्नमेंट में जाके काम करूं, कोई अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहता। तो इसमें मोदी जिम्मेदार है या इसमें जिम्मेदार है अडानी अंबानी? एक बात बताओ राठी साहब मुझे, जब इस देश में ये बिजनेसमैन नहीं होंगे तो कौन खोलेगा फैक्ट्रियां? कौन देगा इन नौजवानों को रोजगार? बताइए मुझे। ये लोग ऐसा झूठ बोल करके, जैसे 5वीं का बच्चा भी पकड़ ले, हमारे ठीक सामने से निकल जाते हैं और उसके बाद छाती ठोकते हैं कि हमने इलेक्शन का रिजल्ट पलटवा दिया और हम लोग इन्हें सितारा स्टार बना करके, हमारे युवा लोग इनकी लाइफस्टाइल, इनकी बातों की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोगों ने हमारी पूरी पीढ़ी को भड़काने का काम किया है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, क्या आपका हमेरा हक नहीं है इस देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को रोकने का? तो राठी साहब, आप अपने बच्चों को चाहे जो कहानी सुनाना, जिस अंदाज में सुनाना, लेकिन आपके वीडियो की तरह मेरा वीडियो भी YouTube के पन्नों में दर्ज रहेगा। और जब आपके बच्चे बड़े होकर के ये मेरा वीडियो देखेंगे तब आपसे वो पूछेंगे, पापा क्यों धोखा दिया देश की जनता को? क्यों इतने झूठ बोले पापा? कितने में बिके पापा? और तब आप अपने बच्चों को जो चाहे बोलना, लेकिन आज रात को ये वीडियो अपलोड करके मैं अपनी माँ को बोलूँगा कि मम्मी मैंने कर दिया। एक और बात बताऊँ दोस्तों आपको, शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन उस दिन जब मैंने इसका पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि इसने बुद्ध भगवान के मुंह में झूठे शब्द डाले हैं, उस दिन मैं तिलमिला गया। और मुझे अपसेट देख करके मेरी माँ ने मुझे बोला, अरे बेटा तू इतना ज्ञानी जानी बनता है तो क्यों नहीं वीडियो बनाता, और तेरा तो काम ही ये है। और एक और बात बताऊं दोस्तों, मैं पैसे से एक फोटोग्राफर हूँ, मैं कॉर्पोरेट की फिल्में बनाता हूँ कंपनीज के लिए, लेकिन मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आया। मुझे लगा कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने कैमरे के पीछे ही खुश था। लेकिन उस दिन मेरी मम्मी ने जब मेरे को बोला कि जाओ वीडियो बनाओ, तो मैंने बोला, मम्मी भला मेरा वीडियो कौन देखेगा? कौन है मुझे सुनने वाला? इन लोगों के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। तब मेरी मम्मी ने बोला, हाँ बेटा तेरे को उसके पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, तो प्रोफेशनल है। तब ये बात थोड़ी मुझे चुप गई दोस्तों, और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना इसकी तरह कोई ट्रेंड जर्नलिस्ट, ना मेरे पास बात करने का अंदाज है, ना ही मैं इसकी तरह स्पाइसी वीडियो बना पाऊँगा शायद, तो सनसनीखेज वीडियो ये बनाता है साउंड इफेक्ट के साथ। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में जो आक्रोश था, जो बात थी, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में इतनी सी भी सच्चाई है, ईमानदारी है, तो इस वीडियो को पूरे देश में फैला दो, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचा दो। 150 करोड़, आप सोच रहे होंगे ना, आबादी तो 140 करोड़ है, ये 150 करोड़ कहाँ से आए? बाकी के 10 करोड़ हम लोग हैं दोस्तों। मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं NRI हूँ। हम 10 करोड़ भारतीय बाहर भी रहते हैं, जिनको उतना ही दुख होता है जितना आपको वहाँ बैठ के होता है जब हमारे देश के खिलाफ ऐसी साजिशें रची जाती हैं। तो 150 करोड़ हिंदुस्तानी मिल करके हम तुमको नंगा करेंगे राठी साहब। और जब मैं बोल रहा हूँ तुमको, तो तुम और तुम्हारे आका। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए इस बारे में, और आप भी ऐसा वीडियो बनाइए ताकि ये लोग रुक सकें कि अब बहुत हुआ, अब हमारा दौर है राठी साहब, अब हमको नहीं रोक पाओगे तुम लोग, अब हम पहुंचेंगे वहाँ पर बहुत जल्द। 3 नंबर की हम इकोनॉमी बनने वाले हैं, आप लोग मिलकर हमें नहीं रोक पाओगे। अब पूरा देश जान चुका है कि तुम क्या हो, तुम्हारा चेहरा क्या है। दोस्तों, आप भी वीडियो बनाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये लोग ऐसे ही बच के न जा पाए। और मेरी इन सब बातों को सुनने के बाद भी आपका ज़रा भी खून न खोला हो ना, तो फिर खून नहीं, वो पानी है। जय हिंद।